नहीं है बहू। सुन बरखा, आज बहू की पहली रसोई है। जा, जाकर बहू की मदद कर दे। पहली रसोई है, कहीं कोई गड़बड़ ना कर बैठे। सब रिश्तेदारों के सामने हंसी हो जाएगी हमारी। जानकी जी ने अपनी बहू बरखा, जो कि अब खुद एक सास बन गई थी, घर के एक कोने में ले जाकर कहा। बरखा जी खामोशी से हाँ की स्वीकृति देते हुए रसोई की ओर चल दे। रसोई में जाकर देखा तो नई नवेली बहू चंचल, जिसके हाथों से मेहंदी का रंग अभी उतरा भी न था और जिम्मेदारियों का रंग चढ़ने लगा था, बड़ी कुशलता से खाने की तैयारियों में लगी थी। हाथों में खनकती कांच की लाल हरी चूड़ियां बता रही थीं कि हाथ कितनी तत्परता से काम कर रहे थे। बरखा खामोशी से खड़ी चंचल की कुशलता का जायजा ले रही थी। अरे मम्मी जी आप! अचानक से अपनी सासू माँ बरखा जी को सामने देख चंचल थोड़ा सकपका गई। कमर में दबाए हुए पल्लू को निकालकर कंधे पर चढ़ाती हुई चंचल बरखा जी से कुछ बोलती, उससे पहले ही बरखा जी बोल उठी। बेटा, मैं मदद करूं? 15-20 लोगों का खाना बनाना है। दोनों मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। माथे पर उभरी पसीने की बूंदों को पोंछकर चंचल की जैसे जान में जान आई। आज ताया ससुर और बुआ सास का पूरा परिवार नहीं बहू चंचल की पहली रसोई के लिए इनवाइट किया गया था। लगभग सभी लोग आ चुके थे। बैठक से सभी के बात करने की आवाज़ आ रही थी। बरखा जी अपनी बहू चंचल के साथ पूरी तलने में मदद करने लगी। चंचल की नंद सभी को खाना सर्व कर रही थी। बरखा जी को आज ससुराल में अपनी पहली रसोई याद आने लगी। अरे बरखा बहू, ये पूरी के आटे में हल्दी क्यों डाल दी? और यह क्या? ये हलवे में काजू बादाम कूट कर डाल दिए। छोटे छोटे एक समान टुकड़े कर कर डालने चाहिए थे। नाक कटवाएगी क्या आज मेरी? मम्मी जी, भाई मेरे मायके में तो हम लोग पूरी के आटे में थोड़ी हल्दी डालते थे। बरखा जी ने जवाब दिया। ये तुम्हारा मायका नहीं है बहू, ये तुम्हारा ससुराल है। मायके को भूल जाओ अब, यही तुम्हारा घर है। आगे से कुछ न समझ आए तो पूछ लेना। जानकी जी की पहली फटकार ने बरखा जी को अंदर तक हिला दिया था। मायके से मिले संस्कारों ने बरखा जी को कभी बगावत नहीं करने दी। सास की बात गांठ बांध ली, कभी खुलकर जी ही नहीं पाई वह। कोई भी तीज त्योहार हो, कोई रीति रिवाज हो, हर काम को वह अपनी सासू माँ जानकी जी के अनुसार ही करती। जानकी जी खुश थी, लेकिन बरखा जी के मन में एक टीस उठती थी। बचपन से जवानी तक जिस आंगन में खेलकर जिन रीति रिवाजों में बड़ी हुई, जिन तरीकों को माँ ने सिखाया, उन्हें एक झटके में खुद से अलग करना कितना दर्द देने वाला होता है, ये बरखा जी का दिल ही जानता था। वह जानकी जी की छत्र छाया में इस तरह रह रही थीं जैसे एक बड़े वृक्ष की छाया में कोई छोटी सी लता, जिसे छाया तो मिल रही थी, किंतु उसे उस धूप की तलाश थी जो उस बड़े से वृक्ष के कारण उसके हिस्से में नहीं आ पा रही थी। बात प्रभुत्व की नहीं थी, बात थी नरसैंगिक विकास की। किंतु आज तक उस वृक्ष की छांव ने उस लता को नरसैंगिक तरह से पनपने ही नहीं दिया। मम्मी जी, मुझे लगता है बस इतनी पूरियां बहुत हो जाएंगी। जब आप खाने बैठेंगी तो मैं गरम गरम तल दूंगी। अब चलकर थोड़ी देर सबके बीच बैठते हैं। आंचल से पसीना पोंछते हुए चंचल ने कहा। उसकी आवाज़ सुनकर बरखा जी यादों से बाहर आ गई और बोली, हाँ चलो। बहू ने खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है, ताया ससुर ने कहा, और उनकी बात में सभी लोगों ने हामी भर दी। किसी ने दही बड़े की जमकर तारीफ की तो किसी ने हलवे की। जानकी जी प्रसन्नता से बोली, अब मेरी जिम्मेदारी खत्म। बरखा अब एक कुशल बहू ही नहीं बल्कि एक कुशल सास भी बन जाएगी। सभी लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। ये मेरी तरफ से बहू की पहली रसोई का नेक, कहते हुए ताया ससुर ने चंचल को एक लिफाफा थमा दिया। इसी तरह सभी ने नई बहू को नेक में कुछ ना कुछ दिया। बरखा, तू क्या दे रही है बहू को? मैंने तो तुझे झुमके दिए थे सोने के। जानकी जी के पूछने पर बरखा जी एकटक उनका चेहरा देखने लगी
और बोली, मेरा तोहफा आंगन में है माँ जी। आओ चंचल चलो। सभी आंगन में उठकर चल दिए और सोच रहे थे कि आखिर बरखा अपनी बहू को ऐसा क्या दे रही है। आंगन में एक गमले में मिट्टी भरी हुई रखी थी। सभी आश्चर्य से देख रहे थे। आंगन में पहुंचकर बरखा जी बोली, चंचल, वहां उस गुलाब के गमले में एक छोटा तुलसी का पौधा उगा है। उसे धीरे से निकालकर इस नए गमले में लगा दो। चंचल को थोड़ा अचरज हुआ, किंतु उसने जाहिर नहीं होने दिया। उसने हाथ में खुरपी ले और पौधा निकालने लगी। कुछ ही पलों में चंचल ने मुट्ठी भर मिट्टी सहित पौधे को बाहर निकाल लिया। अरे चंचल बहू, पौधे की जड़ों को थोड़ा झटक दो ताकि गुलाब की मिट्टी गुलाब में ही रह जाए। इस नए गमले में तो नई मिट्टी है ही। जानकी जी ने प्यार से बोला। नहीं चंचल बहू, जड़ों की मिट्टी को जड़ों से अलग मत करना, उसे उसी मिट्टी सहित गमले में लगा दो, बरखा जी बोली। बरखा जी की आवाज़ सुन जानकी जी कुछ कहती, उससे पहले ही बरखा जी बोल पड़ी। बहू, ये जो मिट्टी जड़ों के साथ चिपकी है, ये उस पौधे के लिए मायके की मिट्टी के समान है। अगर जड़ों की मिट्टी सहित उस पौधे को लगाया जाए तो इस नई मिट्टी में ये दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा और अच्छे से उगेगा। किंतु अगर इसे इस मिट्टी से अलग कर दिया तो यह उतना विकास नहीं कर पाएगा जितना करना चाहिए। चंचल बेटा, स्त्रियों का जीवन भी इसी तरह का होता है। मायके के संस्कार हमारी वही मिट्टी होते हैं जिसमें पनपकर हम बड़े होते हैं, और ससुराल इस गमले के समान होता है जिसमें नई मिट्टी होती है। मैं चाहती हूँ कि इस नए घर में तुम अपने मायके की मिट्टी की महक के साथ रहो। वहाँ का मान और यहाँ की शान दोनों ही अब तुम्हारे हाथ में है। दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना। बेटा, आज से इस घर के साथ साथ इस तुलसी की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। इसी तरह तुम्हारा जीवन सदैव हरा भरा रहे। तोहफे में यही आशीर्वाद देती हूँ तुम्हें। चंचल के मन से सास के प्रति जो भी भ्रांतियाँ थीं वह सब टूट गई थीं। बरखा जी की एक सरल और सकारात्मक छवि उसके मन में बस गई थी। सभी निस्तब्ध थे बरखा जी की इस गिफ्ट के सामने। जानकी जी हतप्रभ खड़ी थी। आज उन्हें एहसास हो रहा था कि पिछले 28 सालों में उन्होंने कितनी बार बरखा जी को मायका भूलकर ससुराल को अपना घर समझने की हिदायत दी थी, और खामोशी से बरखा जी उनकी बात को स्वीकारती रहीं। जिसे वह बरखा जी की कुशलता समझ रही थी, वह उन पर थोपे गए उसूल थे जिसे वह खामोशी से निभाती आ रही थी। बरखा जी के उस गंभीर व्यक्तित्व के कारण आज उन्हें समझ आ रहा था। उनकी आंखें नम हो गईं और वह स्वयं निस्तब्ध थीं। शायद आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो। दोस्तों, हर स्त्री की संस्कारों और रहन सहन की जड़ें मायके में ही पनपती हैं। शादी के बाद ससुराल आते ही उसे उसके मायके की आदतों को छोड़ने के लिए कह दिया जाता है, जबकि ससुराल के तौर तरीके भी वह समय के साथ सीख लेती है। इसलिए नए संस्कार अवश्य सिखाएं, किंतु पुराने से नाता तोड़ने को मत कहें। दोस्तों, क्या बरखा जी ने अपनी बहू को सही सीख दी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।